स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे साथ रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस की क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ये सारे क्लास इन डिटेल्स में करते हैं। एक क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन तो जरूर ही निकाल लेते हैं और ये सारे PYQ है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों कि अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, ऑस्टर लोनी स्मारक, नमस्ते टावर, कीर्ति स्तंभ। मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ। अब इस कीर्ति स्तंभ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहला किसका निर्माण किसने कराया था। तो साथियों इसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। राणा कुंभा ने कराया था। कब कराया था साथियों, कब कराया था? तो 1440 से 1448 के बीच में कराया था। इस कीर्ति स्तंभ का उपनाम क्या है? उपनाम तो इसे दोस्तों विजय स्तंभ के रूप में जानते हैं। विजय स्तंभ के रूप में जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? तो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 122 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 122 फीट है और ये 9 मंजिला इमारत है। ये कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों कराया गया था, किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो गुजरात का एक शासक था दोस्तों जिसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने हरा दिया था और उस उपलक्ष्य में इसने जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। और ये जो हार हुआ था यानी कि राणा कुंभा की जो जीत हुई थी साथियों, इसको मालवा विजय के रूप में जाना जाता है। मालवा विजय के रूप में जाना जाता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? अकबर ने कराया था। क्यों कराया था? तो इसने गुजरात विजय किया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और ये निर्माण कब कराया है दोस्तों? तो 1572 से 73 ईस्वी के दौरान जो है इसका निर्माण कराया गया है। अब है ऑस्टर लोनी स्मारक। ऑस्टर लोनी स्मारक दोस्तों ये कहाँ पे है? तो देखो ऑस्टर लोनी स्मारक कलकत्ता में है और इसको किस रूप में जानते हैं दोस्तों? इसे शहीद स्मारक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला है नमस्ते टावर। नमस्ते टावर कहाँ पे है? तो दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। नमस्ते टावर कहाँ पे है? मुंबई में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए, यानी कि यदि कोई भारत के राष्ट्रपति बनना चाहता है दोस्तों तो उसका योग्यता क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से क्या योग्यता नहीं होना चाहिए, मतलब कि कौन सा ऐसा योग्यता है जो गलत दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहला है उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। ये गलत है। बाकी सही क्या क्या है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और कुछ ऐड कर लेते हैं दोस्तों, तो और कुछ ऐड कर लेते हैं। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कि जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए ये आएगा तो इसे RBI के पास 15,000 रुपया 15,000 रुपया जो है जमानत राशि के रूप में जमा कराना होता है। जमानत राशि के रूप में जमा कराना होता है। अच्छा, इन केस यदि चुनाव के बाद ये चुनाव हार जाता है और चुनाव में जितने भी वोट पड़ते हैं उस वोट का यदि 1/6 जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसे प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, कुल वोट का, कुल मत का नहीं प्राप्त होता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो ये भी याद रखना है, ये आर्टिकल 58 में है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के लिए और क्या चाहिए? तो 50 अनुमोदक प्लस 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए। 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए साथियों। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, के शिवा रेड्डी, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। अब देख लेते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो सरस्वती सम्मान जो है इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों?
इसकी शुरुआत होती है 1991 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को मिला था। पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को मिला था। इस पुरस्कार के तहत क्या क्या दिया जाता है उपहार के रूप में? तो 15 लाख रुपए दिया जाता है पहला। दूसरा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और तीसरा दोस्तों दिया जाता है एक पट्टिका, एक पट्टिका जो कि बनाया हुआ रहता है, एक पट्टिका दिया जाता है। तो ये 3 चीज दिया जाता है साथियों। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, भारत का संविधान अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्यायाधिकरण, आपातकाल का प्रावधान, पंचायत, राजभाषा। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 का संबंध पंचायत से है। किससे है दोस्तों? पंचायत से है। अब यहाँ पे और बातें याद रखने हैं कि अनुच्छेद 243 का संबंध पंचायत से है। एक बात ये याद रखोगे, ठीक है। अब ये बताओ कि पंचायत का जो शुरुआत होता है भारत में, ये किस संविधान संशोधन के तहत होता है? तो ये याद रखेंगे 78वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है। पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग में रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है दोस्तों? तो ये जो है 9वां भाग में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसके अलावा भारत में जो है कितने स्तर की पंचायत है, पंचायती राज है? तो ये त्रिस्तरीय है। कितने स्तर पे है? त्रिस्तर पे है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों 23-24, 19-22, 14-18, 25-28। तो देखो सबसे पहले हमको समझना होगा दोस्तों कि ये हमारा मूल अधिकार कौन से हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखो दोस्तों मौलिक अधिकार टोटल अभी 6 हैं, लेकिन पहले कितने थे? 7 थे। तो 6 + 1 7 थे, यानी कि 1 अब हटा दिया गया है। तो किसे हटाया गया है दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, ठीक है। किस संशोधन के तहत हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1978 में हुआ था। अच्छा, संविधान संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब कहाँ पे रख दिया गया है? तो अब दोस्तों इसे कानूनी अधिकार बना करके 300 अनुच्छेद 300 के क में इसे रख दिया गया है। अब ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है, शोषण का अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है दोस्तों। तो देखो 30 के बाद सीधे 32 है, यानी कि यहाँ पे 31वां अधिकार कौन था? पहले संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो इसमें हमसे सवाल क्या पूछा था दोस्तों कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किससे है? तो देखो ये 25 से 28 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। एक हमने संविधान संशोधन का बात किया, 44वां संविधान संशोधन। एक है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत 3 शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे दोस्तों। पहला था अखंडता, दूसरा था समाजवादी, और तीसरा था दोस्तों पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान के रूप में हम लोग 42वां संविधान को जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन को जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे ये पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया दोस्तों, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है दोस्तों। इतनी बात को हमें याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6।
बोलता है हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है लोथल गुजरात, राखीगढ़ी पंजाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और कालीबंगा राजस्थान। देखो राखीगढ़ी पंजाब ये हमारा दोस्तों गलत है, लोथल गुजरात सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, कालीबंगा राजस्थान सही है। तो फिर राखीगढ़ी कहाँ पे है दोस्तों? याद रखोगे राखीगढ़ी जो है हरियाणा राज्य में है। और हरियाणा राज्य के किस जिला में है दोस्तों? तो हरियाणा राज्य के ये हिसार जिला में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखोगे? तो लोथल जो है गुजरात ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा या फिर कह सकते हो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में था यह प्रसिद्ध था दोस्तों किसके लिए? से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। अब थोड़ा हड़प्पा के बारे में, इसकी सीमा के बारे में जानते हैं कि इसका सीमा का विस्तार कहां तक था। तो देखो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दोस्तों दक्षिण। देखो पूरब में इसका विस्तार था। अच्छा एक ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक है पुआ, पूसी, पूमा, दादा। पुआ से क्या हो जाता है? पू से पूरब, आ से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। फिर पूसी, प से पश्चिम और स से सुतका गंडोर, सुतका गंडोर। उमा, ऊ से उत्तर और मा से मांडा। दादा, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद। ठीक है, ये चार हो गया। अब देखो मांडा कहाँ पे था? तो मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर यूपी में। अच्छा सुतका गेंडोर और दाइमाबाद ये दोनों हमको तुम कमेंट में बताओगे। ठीक है, जिसे भी पता होगा कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सुतका गेंडोर किस राज्य में और दाइमाबाद किस राज्य में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। दोस्तों इस उत्कल शब्द को, ये जो उत्कल शब्द है ये ओडिशा को संदर्भित करता है, ये सभी को पता है। यहाँ पे जो राष्ट्रगान आया है और इस राष्ट्रगान को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जो है इसके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये जो राष्ट्रगान है ये हमारा क्या है? तो ये है जन गण मन। दोस्तों राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रगान को गाने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 52 सेकंड का टाइम लगता है राष्ट्रगान को गाने में। पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 1991 ईस्वी में गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इस राष्ट्रगान को गाया गया था। और ये किसका अधिवेशन चल रहा था दोस्तों? कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, कौन किया है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टोबियम ह्यूम। अच्छा 1991 में देखो राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, सॉरी 1991 नहीं, 1911। फिर है एक है राष्ट्रगान हमारा और दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और इसको लिखने वाले कौन है दोस्तों? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है निम्न में से कौन सा 13वीं सदी का स्मारक है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन है हजारद्वारी, कोणार्क सूर्य मंदिर, दखिल दरवाजा, सांची का स्तूप। तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? निम्न में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। सांची स्तूप को किसने बनाया था दोस्तों? सांची स्तूप को अशोक ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था सांची स्तूप को दोस्तों? तो सांची स्तूप को अशोक ने बनाया था। ठीक है, और ये है कहाँ पे?
तो सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, रायसेन जिला में है। ठीक है। अशोक का संबंध किस वंश से है? किस वंश से इसका संबंध है? इसका संबंध है मौर्य वंश से। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था दोस्तों? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा का नाम क्या था? अशोक था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम का क्या नाम था? प्रधानमंत्री का नाम? तो इनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और क्या नाम था? कौटिल्य। ये अलग अलग नामों से चाणक्य को जाना जाता था। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? क्वेश्चन है पेरियार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पालार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? आंसर हो जाएगा पेरियार पूर्व की ओर नहीं बहती है। ठीक है। अब हमको ये देखना है इस पेरियार के बारे में। देखो पेरियार या तो नदी पूछ ले या पेरियार डैम पूछ ले, ये दोनों ही केरला में है। दोनों ही कहाँ पे है दोस्तों? केरला में है। पेरियार की लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है, केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी जो है केरल की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे केरल की जीवन दायिनी भी कहा जाता है। केरल की जीवन दायिनी भी कहा जाता है। किसे? पेरियार को कहा जाता है। ठीक है। केरल के पास कौन सा तट है दोस्तों? तो यहाँ पे मालाबार तट है और पहली बार मानसून जो है यही मालाबार तट के पास आता है। कब आता है? 1 जून को इसी मालाबार तट से टकराता है। ठीक है। अब देखो स्वर्ण रेखा नदी ये किधर की ओर बहती है दोस्तों? तो ये पूर्व की ओर बहती है। ब्राह्मणी भी पूर्व की ओर बहती है और पालार भी पूर्व की ओर बहती है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषता के आधार पर भारत का प्रायद्वीपीय पठार कितने समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है 4, 6, 3 और 5। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार को दोस्तों पठारों का पठार कहते हैं। पठारों का पठार कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। इसके अलावा दोस्तों पठार को 3 हिस्सा में कौन कौन बांटा गया है? तो सबसे पहला है दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जिसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। दूसरा है डेक्कन प्लेटियो। डेक्कन प्लेटियो जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी पाई जाती है। या इसी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं या इसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा तीसरा हो जाता है दोस्तों आपका एक सेंट्रल हाईलैंड हो गया, डेक्कन प्लेटियो हो गया और एक हो जाता है तुम्हारा पूर्वोत्तर पठार। पूर्वोत्तर पठार ईस्टर्न प्लेटियो। ईस्टर्न प्लेटियो। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां हमने 10 क्वेश्चन के जगह आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा होगा आपको ये वीडियो, ये जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर।